अपन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन ने क्या क्या देखा था, तो अपन ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि यार कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है, कैसे यूरोप में प्राचीन काल से मध्यकाल पे जा रहा है और मध्यकाल से कैसे आधुनिक काल पे आ रहा है। मध्यकाल खत्म होगा तब आधुनिक काल आएगा, मतलब मध्यकाल की विशेषताएं खत्म होगी तब वो आधुनिक काल पे पहुंचेगी, ये अपन ने पहले समझा था। अपन उससे आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि मध्यकाल की कौन कौन सी विशेषताएं खत्म करनी है हमको, और मध्यकाल की आधुनिक काल की कौन कौन सी विशेषताएं लेके आनी है ताकि हम आधुनिक काल स्टार्ट कर सकें। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलिए अपन आधुनिक काल स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल का जो शुरुआत का क्रम है, जो शुरुआत का स्टार्ट करने का जो पहला टॉपिक है, या जो शुरुआत करने का जिस युग को हमको पढ़ना है, उस युग को क्या बोलते हैं? पुनः जागरण बोलते हैं। ये सब पुनः जागरण के कहीं ना कहीं पार्ट है। तो आप जो टॉपिक डालेंगे क्या डालेंगे? पुनः जागरण। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि पुनः जागरण का क्या मतलब होता है, पुनः जागरण की विशेषताएं बताइए, पुनः जागरण कैसे हुआ, क्या परिवर्तन लेके आया, यूरोप में और भारतीय पुनः जागरण में अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका पहला टॉपिक है, पुनः जागरण। शब्द को समझने की कोशिश करो। जब अपन किसी की भी चीज में आंसर राइटिंग करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि उसकी परिभाषा लिख के देते हैं। तो ये मूलतः फ्रांसीसी शब्द है पुनः जागरण, जिसको रेनिसा बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, मतलब फ्रांसीसी भाषा में। और इसका अर्थ क्या होता है? तो फिर से जागना। जागने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सोना पड़ेगा। बिना सोए कोई जाग सकता है? तो इनका ये कहना है कि मध्यकाल में लोग क्या हो गए थे? सो गए थे। सोने का मतलब ये नहीं कि सोए रहते थे, पूरे मध्यकाल लोग सोते रहे, नहीं। असल में सोने का सीधा सीधा ये मतलब है कि नई नई खोज नहीं करी, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा विकसित होने के साधनों का उपयोग नहीं करा। नई अभी जैसे आधुनिक काल है तो अपन क्या है, नई नई चीजें अपनाते हैं। उनका यह था कि जो जैसा है चलने दो, ज्यादा कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मानवीय विकास की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो पुनः जागरण मतलब काय का जागरण हो रहा है? जिन चीजों का जागरण हो रहा है बता जाता है। पुनः जागरण की पहली विशेषता जो है वो क्या है? सामंतवाद का पतन। क्या है? सामंतवाद का पतन। मैंने आप लोगों को सामंती व्यवस्था पढ़ाई थी। सामंती व्यवस्था में क्या होता है? ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये मान लीजिए एक शासक है, व्यक्ति है। उसने क्या करा? लोगों को इकट्ठा करा। शासक तो मध्यकाल में भी थे। मध्यकाल में भी क्या था? ज्यादा उत्पादन हो रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ? राज्यों के बीच में लड़ाई चालू हुई। लड़ाई का मैंने कारण बताया था। क्या हो रहा है? धर्म युद्ध हो रहे हैं। धर्म युद्ध के कारण इधर उधर आना जाना बढ़ रहा है लोगों के बीच में। और क्या हो रहा है? तो और ये हो रहा है कि विकास हो रहा है। काय का हो रहा है? मध्यकाल में। मध्यकाल में जब लोगों के पास में पैसा आने लगा, तो मध्यकाल में क्या हुआ? पैसा आने से धर्म ज्यादा शक्तिशाली हो गया। लोगों ने क्या करा? सामंत रखना चालू कर दिया। मतलब एक क्षेत्र जीता तो किसी को दे दिया कि तू संभाल। तो वो व्यवस्था क्या थी? सामंतवादी व्यवस्था थी। एक व्यक्ति ने 3 जनों को अपने क्षेत्र बांट दिए। इसको बांट दिए और इसको बांट दिए। इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपने सामंत रखना चालू कर दिए। पर इस चीज से एक समस्या पैदा होती है। समस्या क्या है? देखो, सामंतवाद की विशेष लाभ तो ये थे कि एक प्रशासक मिल जाता है आपको उस क्षेत्र को संभालने वाला। सामंत अपनी अपनी सेना रखते थे। जैसे अगर आप मेरे 5 सामंत हो तो मैं क्या बोलूंगा कि आपको अगर मैं दलोदा सौंप रहा हूँ, मंदसौर सौंप रहा हूँ, नीमच सौंप रहा हूँ, जावरा सौंप रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ के लोगों को अपनी सेना में रखोगे। जब भी युद्ध होगा तो आप मेरे लिए लड़ने के लिए आओगे। ये क्या था? सामंतों का काम था। यहाँ का प्रशासन भी कौन संभालते थे? सामंत संभालते थे। जब आप लिखोगे तो सामंतों की विशेषता भी लिखोगे क्वेश्चन में, कि प्रशासन देखना
विशेषताएं क्या है इन सामंतों की? तो क्या देखते हैं, प्रशासन। प्रशासन मतलब न्याय करते हैं बकायदा। दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो न्याय कौन करेगा? सामंत करेंगे। किसान आपस में लड़ लिए तो कौन न्याय कर रहा है? सामंत कर रहा है। अगर पोप ने आज्ञा दी, मतलब धर्म के विरुद्ध कोई सा काम हुआ तो उसको सजा कौन देंगे? सामंत देंगे। ये काम कौन कर रहा है? प्रशासन का काम सामंत कर रहा है। प्रशासन मतलब न्याय। न्याय का भी काम कौन कर रहा है? न्याय। और प्रशासन मतलब कोई सा काम करवाना हुआ, जल से रिलेटेड व्यवस्था, वो भी कौन देख रहा है? अगर इनके पुलिस से रिलेटेड व्यवस्था है तो वो भी कौन देख रहा है? सामंत देख रहा है। तो ये इनकी विशेषता है। सामंत अपना खुद का झंडा भी रखता है। कभी क्वेश्चन में है कि सामंत खुद का झंडा रख सकता था कि हाँ रख सकता था, पर अंडर में किसके रहता है? राजा के। और सामंतों की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो भूमि कर वगैरह लेता, टैक्स लेता था किसानों से, और उस टैक्स का क्या करता था? तो कुछ तो खुद के पास में रखता था, कुछ इसको अपने से ऊंचे सामंत को देता था। यहां तक बात है समझ में? तो ये चीज अच्छी व्यवस्था थी, पर इसमें कुछ कमियां थी। युद्ध में सेना भी भेज रहा है अपनी, सेना रखना, प्रशासन, भूमि व्यवस्था, और कुछ कमियां भी थी। वो कमियां क्या थी? पहली कमी तो ये थी कि जब ये सामंत ऐसे बटेंगे, मान लीजिए ये मेरा क्षेत्र है और अब पांचों को जब मैंने कोई सी जगह बांटी तो होगा क्या कि पहले जैसे अभी सीमा रेखा जो है, सीमांकन है, वो निश्चित होता है। और पहले इतना निश्चित था क्या? आज भी खेतों को लेकर झगड़े हो जाते हैं ना, तो पहले सामंत सामंत आपस में लड़ लिया करते थे। क्या तेरी गाय मेरी इधर क्यों आ गई चढ़ने के लिए? मैं तो रख लूंगा अब इसको, दे रहा। एक ही राजा के सामंत क्या हो रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं बिना बात के, छोटी छोटी बातों पे, राज्य कब्जाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, किसी भी कारण। तो एक तो क्या होता है, आपसी लड़ाई बहुत है इनकी, आपसी फूट बहुत है, आपसी कलह बहुत है। दूसरी समस्या यह है कि अगर सामंत बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, मान लीजिए कि मैं आपका राजा हूं, बड़ा सामंत हूं, राजा भी एक बड़ा सामंत ही था। आप पांचों ने किसी दिन, आप पांच भी नहीं चलो, आप चार लोगों ने किसी दिन ये सोच लिया कि यार ये है किसके दम पे? आखिर में इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है। सेना हम भेज रहे हैं, कितनी खुश हो रही है वो, मेरा जी है ना, राजा बनना है, सत्ता हथियाना चाहती हो मेरी। तो आप लोगों ने अगर कभी योजना बनाई बैठ के कि यार ये कौन है? कुछ भी नहीं है। अब अगर अपन सेना भेजना बंद कर दें तो इसका अस्तित्व तो खत्म है। तो आप लोग अगर मेरे खिलाफ योजना बना के बैठे, आपने कभी मेरे पे हमला कर दिया तो राजा बन सकते हो, तो योजनाएं तो बनाते रहोगे मेरे खिलाफ। इतिहास गवाह है, सबने बनाई है योजनाएं। कभी आप चाहो कि नहीं यार मैं नहीं और मेरा भाई बन जाए राजा, मेरा ही। या ये चाहो कि अगर मेरे मौत के बाद में मेरे बच्चों के बीच में झगड़ा करवा दो, तुम एक का पक्ष ये ले लें, एक का पक्ष ये ले लें। तो सामंती व्यवस्था में समस्याएं क्या थी कि शांति नहीं थी बिल्कुल भी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, आपसी कलह थी, प्लस राजा से बार बार लड़ते रहते थे, राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। क्या करते थे? विद्रोह। बार बार राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया करते थे, बहुत विद्रोह करे। फिर एक समस्या आई कि चलो विद्रोह कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर मध्यकाल तो पूरा पूरा ऐसे ही चलता रहा। इसको रोकने वालों में कौन आएंगे? तो जब युद्ध हुए, किनके बीच में युद्ध हुए? तो धार्मिक युद्ध हुए कई सालों तक। तो उसने, मैंने बोला था कि आपको मध्यकाल में, आधुनिक काल में एक विशेषता नजर आएगी मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं। और कौन होते हैं? तो जो क्लर्क होते हैं वो मध्यम वर्ग में आते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो कौन में आते हैं? मध्यम वर्ग में आते हैं। जो ये जजेस वगैरह होते हैं वो क्या में आते हैं? मध्यम वर्ग में आते हैं। मध्यम वर्ग को क्या पसंद है? शांति। इसमें सबसे बड़ा वर्ग किनका था? व्यापारियों का था। अब आप खुद सोचो कि एक व्यापारी है जिसको यहां से अपना सामान यहां भेजना है। अगर इस व्यापारी को अपना सामान यहां से यहां भेजना है, एक टैक्स तो राजा को देना है, इसको देना है एक टैक्स, फिर
जिसे आप पार करके अगर इस साइड से रास्ता ऐसे घूम के जा रहा है तो एक टैक्स इसको भी देना पड़ेगा टैक्स, फिर एक टैक्स इसको भी देना पड़ेगा, फिर एक टैक्स इसको दोगे, फिर यहाँ तक सामान जाएगा। व्यापारियों को मजा आएगा क्या? परेशान होंगे ना बहुत ज़्यादा, यार कितना आना जाना करवाते हैं आगे, कितना पैसा देना पड़ता है, एक ही बार ले लेते। फिर टैक्स देने के बाद में भी एक समस्या है। समस्या है कि क्या जरूरी है क्या कि टैक्स देने के बाद में अपना काम हो जाए? सपोज मानिए कि ये दोनों राज्य लड़ रहे हैं आपस में, इन दोनों की भयंकर शत्रुता है, तो ये आपके माल को आगे ही नहीं बढ़ने देंगे, तो फिर क्या करोगे? या अगर इनकी राजा से लड़ाई हो गई और इन्होंने लूट लिया आपको, तो फिर क्या करोगे? ऐसे में क्या व्यवस्थाएं चल पाएगी क्या? बात आई है समझ में? कोई डाउट तो नहीं? जब ऐसे व्यवस्थाएं नहीं चल सकती तो व्यापारियों ने क्या बोला? व्यापारियों के दिमाग में आया कि राजा सिर्फ एक ही होना चाहिए, सामंती व्यवस्था अच्छी नहीं है। फिर सामंत किसानों पे अत्याचार बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा। वो किसानों को सिर्फ इतना देते हैं खाने को कि उनका एक दिन के लिए जिंदे रह जाए, नेक्स्ट डे उनको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि तुमको सोचा ना, ज्यादा खाना दे देंगे तो फिर उनका ये रहेगा ना कि कौन मेहनत करे यार, मेहनत कम कर देंगे, वो तो उपज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनको उपज से मतलब है, इनका ये जितना मेहनत करवाना हो करवाओ इनसे। तो किसान भी परेशान है। किसान भी क्या है? किसान भी परेशान है। अपनी भाषा में लिख देना है, साहित्यिक भाषा में। परेशान लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। किसानों के खिलाफ क्या है? अत्याचार करते थे। व्यापारी भी परेशान है, तो व्यापारियों का भी लिखना। आपस में विद्रोह, राजा के खिलाफ विद्रोह, व्यापारियों। व्यापार का क्या होता था? हास्य होता था इनके कारण। यहां तक बात आ रही है समझ में? कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? देखो, जब ये सब चीजें होगी तो ये लोग क्या कोशिश करेंगे? ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे भी राजा को शक्तिशाली। अच्छा, राजा भी परेशान है कि नहीं इनसे? है ना? व्यापारी परेशान है इनसे, आम जनता भी परेशान है इनसे, कि हर दूसरे दिन बोलते हैं कि चलो युद्ध पे चलो, युद्ध हो गया। सब परेशान है इनसे। अब राजा को शक्तिशाली तो बनना है, पर बने कैसे? सेना तो इनके पास में है। तो 3 खोज होगी। वो 3 खोजें क्या करेगी? राजा को इतना शक्तिशाली बना देगी कि वो सामंतवाद का पतन कर देगा। वो 3 खोजें कैसी है तो देख लो। पहली खोज है बारूद की खोज। काय की? बारूद की खोज को इंपॉर्टेंट है कि आप सामंतों को क्या दे रहे हो? तलवार और ढाल। अगर आप भी तलवार और ढाल से लड़ोगे तो उनकी सेना आपसे बड़ी है। पर बारूद की खोज ने क्या कर दिया? मामला पलट दिया। तलवार और ढाल लेके तो आ ही नहीं पाएगा इंसान, वो वहां सेना लेके आ रहे हैं, अपन यहां से चला दो बंदूक, वहीं आते आते ही खत्म। एक मीम आया था, उसमें यह था कि जो एक फोटो था अच्छा खासा कि भैया ना जाने कितने सालों तक जुडो सीखते रहे, कराटे सीखते रहे, वो जिम में जाके बॉडी बनाते रहे, एक दिन एक इंसान आके गोली मार गया। क्या मिला? तो वैसी व्यवस्था है अब कि सामंत आप लोग कितनी ताकतवर हो जाओ, मेरे पास में क्या है? मेरे पास में बारूद है। वो बारूद से आप दूर तक मार कर सकते हो। अच्छा, बारूद खरीदना पड़ेगा, पैसा कहां से आएगा? पैसा कौन देगा? तो व्यापारी देंगे। व्यापारियों को बस अथाह पैसा है, और व्यापारी क्या चाहते हैं कि शांति बनी रहे। तो व्यापारी किसको पैसा दे रहे हैं? राजा को पैसा दे रहे हैं कि आप कुछ भी करो, पर क्या करो? लेके आओ, शांति लेके आओ, ताकि हमारा व्यापार बढ़ सके। तो इस बारूद को खरीदने के लिए पैसा कौन दे रहे हैं? व्यापारी दे रहे हैं। राजा ने बारूद खरीदा और किनको खत्म करा? सामंतों को। पर फिर से एक समस्या है कि सामंतों को खत्म तो कर दो, फिर उन राज्यों को संभालेगा कौन? कैसे संभालोगे? ये भी तो समस्या है। सामंत तो पहले सब चीज संभाल लेता था, पर अब कौन संभाले? उस चीज को लेके भी समस्या है। तो इस समस्या का हल कैसे निकल रहा है? इस समस्या का हल ऐसे निकल रहा है कि एक और खोज हो रही है, और ये चांदी की खोज। क्या खोज हो रही है?
चांदी की खोज हो रही है। और इस चांदी की खोज ने क्या करा, सिक्के ढलवाना चालू कर दिया। अब आपको सामंत रखने की जरूरत नहीं, अब आप क्या रख सकते हैं, नौकर रख सकते हैं, क्लर्क रख सकते हैं, कलेक्टर रख सकते हैं। ये कलेक्टर का पहले काम क्या था, कलेक्टर नाम कैसा है, तो कलेक्ट करता था। क्या कलेक्ट करता था, तो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो कर आता था टैक्स कलेक्ट करता था। अब आप क्या रख सकते हो, कलेक्टर रख सकते हो अपने काम के लिए, आपको सामंतों की जरूरत नहीं। तीसरी एक और चीज थी, वो थी राष्ट्रवाद की भावना। काय की भावना, राष्ट्रवाद की भावना। लोगों ने बोला कि यार हम अपने राजा के अंडर रहे ना, दूसरों के अंडर क्यों रहे, मतलब ये होते कौन है जो हमको अलग अलग बांट के रखते हैं। यार ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ के भाषा वाले भी हिंदी बोलते हैं, यहाँ के भी हिंदी बोलते हैं, यहाँ के भी हिंदी बोलते हैं, यहाँ के भी हिंदी, यहाँ के भी हिंदी, यहाँ के भी, अपन सब हिंदी बोलते हैं। यूरोप में जो एकता का कारण है, जो देश बटे, वो काय पे बटे, भाषा के आधार पर बटे। जब इन्होंने देखा कि यार इन सब की भाषा एक ही है, तो हम लड़े क्यों, हमारे पास लड़ने का क्या कारण है, हमको लड़ना होगा तो हम अगर एक ही भाषा बोलते हैं तो हम दूसरी भाषा वाले से लड़ेंगे ना, हम तो भाई हैं सब आपस में। ये सामंत क्या है, हमको लड़ा रहे हैं। तो इसलिए ये कारण भी है जिसने क्या करा है, सामंतवाद को खत्म करा है। सामंतवाद समझ में आया, एक व्यक्ति होता था, उसके नीचे अलग अलग, जब वो जगह ज्यादा जीत लेता था तो उस जगह लोगों को बांट दिया करता था। जिसको बांटता था उसको अलग अलग काम देता था, प्रशासन, न्याय, सेना का काम वो करके देता। पर आगे जाके क्या हो रहा है, जैसे आधुनिक काल स्टार्ट हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, व्यापारी नहीं चाहते हैं कि सामंती व्यवस्था रहे, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उससे व्यवस्थाएं हट रही है। वो लोग क्या धमाले ज्यादा करते हैं, वो लोग शांति पसंद लोग नहीं है। उस शांति की स्थापना के लिए किसको ताकतवर बनाएंगे, तो राजा को ज्यादा ताकतवर बनाएंगे, ऐसे करके व्यवस्था खत्म होगी। समझ में आया, सामंती व्यवस्था का पतन। कोई डाउट है इस चीज को लेके, पक्का लिख लोगे ना, सामंतवाद की विशेषताएं आ जाए तो सामंतवाद की विशेषताएं, इनका पतन कैसे हो रहा है ये भी लिख लोगे ना। अगर कभी आया कि सबसे पहले कहां पतन हुआ था, तो इंग्लैंड में पतन हुआ था सामंतवाद। पूरे यूरोप में सामंती व्यवस्था थी। राजा नहीं, राजा भी अलग अलग थे ना। आप एक पूरे यूरोप में सामंती व्यवस्था थी। कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पे सामंत तो थे, पर ऐसे शहरी केंद्र भी हुआ करते थे व्यापारी। जैसे आपको इटली में बहुत सारे ऐसे शहरी केंद्र मिलेंगे, या सामंती व्यवस्था नहीं थी, वो असल में शहर राज्य की तरह हुआ करते थे। कोई डाउट है, आगे बढ़े। सेकंड जो आपका टॉपिक, मतलब इसकी विशेषता है क्या कि पुनः जागरण की। दूसरी विशेषता क्या है, तो ये राष्ट्रीय राज्यों का उदय। क्या है, राष्ट्रीय राज्यों का उदय। जैसा कि मैंने बताया, सामंतवाद और राष्ट्रीय राज्य अलग अलग नहीं है। जैसे जैसे सामंतवाद खत्म होगा, राष्ट्रीय राज्य अपने आप बनते जाएंगे। सबसे पहले ये व्यवस्था कहाँ खत्म हो रही है, ये व्यवस्था सबसे पहले इंग्लैंड में खत्म हो रही है। असल में हुआ क्या था, तो वहां गुलाबों का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, गुलाबों का युद्ध। वो अपनी चीजों को देखना बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वहां कितनी मारकाट हुई हो, पर नाम कितना अच्छा दे रखा है, गुलाबों का युद्ध। असल में दो राजवंश थे, आपस में लड़ लिए, क्योंकि दोनों राजवंश सामंती थे, तो वहां की जनता बड़ी परेशान हुई। और जनता परेशान होने के बाद में जनता ने ये निष्कर्ष निकाला कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या ये सामंत बार बार लड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, इसलिए राजा एक ही रहे। ऐसे करके इंग्लैंड में क्या हो रही है, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। समझ में आया। एक तो इंग्लैंड है, उसके लगभग कुछ सालों बाद मेन दिक्कत क्या थी कि मान लीजिए इंग्लैंड, ठीक है,
ये इंग्लैंड एक टापू है, यहाँ से यूरोप स्टार्ट होता है और इसकी जो सीमाएं हैं वो कहाँ से मिलती, कुछ कुछ फ्रांस से मिलती। ये इंग्लैंड, ठीक है, इसकी सीमाएं कहाँ से मिलती, फ्रांस से मिलती। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति, मान लो कोई भी पड़ोसी बांग्लादेशी व्यक्ति भारत में आकर शासन करने लग जाए, आप सहन करोगे? कर लोगे क्या? पाकिस्तानी व्यक्ति करेगा शासन, कर सहन कर लोगे? कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा इंग्लैंड में और फ्रांस में होता था। फ्रांस का जो खून था, राजवंश था, उसका प्रभाव कहाँ पे था? इंग्लैंड में था। वो गुलाबों का जो युद्ध हुआ उसमें एक वंश तो काय का था, मूल था इंग्लैंड का था, दूसरा कहाँ का था? फ्रांस का था। जब लोगों ने ये चीज देखी कि यार हमारे यहाँ पे किसी विदेशी सत्ता, फ्रांसीसी बोलने वाला एक वंश रहता है जो क्या कर रहा है, हमारे इधर राज कर रहा है, तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी। प्लस एक और चीज भी थी, जब ये वंश यहाँ पे शासन करेगा ना, यहाँ का वंश यहाँ पे शासन करेगा, तो इसका कुछ कुछ पार्ट रहेगा, यहाँ पे भी राज तो यहाँ पे भी रहेगा ना, यहाँ पे भी क्योंकि वंश यहाँ का ही। तो यहाँ पे जो गुलाबों का युद्ध होगा उसमें क्या हो जाएगा, ब्रिटेन का एक वंश जीत जाएगा और फ्रांस के वंश को भगा देंगे। तो जिस फ्रांस के वंश को हराया है उस क्षेत्र में ब्रिटेन का राज हो जाएगा, स्वाभाविक होगा। तो फ्रांस, इंग्लैंड में तो इस आधार पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हो गया कि हमको फ्रांस के एक वंश को भगाना था और हमने भगा दिया। और फ्रांस में इस कारण राष्ट्रीय राज्य का उदय होगा कि अब इन्होंने क्या कर रखा है, हमारे क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है। यहाँ पे फ्रांस में भावना जगेगी कि इंग्लिश बोलने वाले लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो ये लोग इनको भगाएंगे, इंग्लैंड वालों। कहाँ से? यहाँ से ये लोग भगाएंगे और वापस अपने क्षेत्र को अपने पास में रखेंगे। तो एक भावना जागेगी कि यार हम सब कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच। फ्रांस में कौन सी भाषा चलती है? फ्रेंच। फ्रेंच बोलने वाले एक रहेंगे और ब्रिटिश लोगों को भगाएंगे यहाँ से। कोई डाउट है? 2 देश हो गए, एक तीसरा देश है स्पेन। यहाँ का एक राजा था, उस रानी का नाम तो इसाबेल है, और राजा का नाम शायद फर्डिनैंड है। देखना एक बार, फर्डिनैंड ही है क्या? एक, जहां तक मेरे को पता है, उसको कंफर्म कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। पर हुआ क्या कि जो स्पेन का क्षेत्र था, स्पेन के क्षेत्र में ज्यादातर पे किसने कब्जा कर लिया था? मुसलमानों ने। जब मुसलमानों ने ज्यादातर क्षेत्र पे कब्जा करा तो वहां पे भावनाएं तो आएगी ना कि हम सब ईसाई हैं और यहाँ पे कब्जा किनका है? मुसलमानों का है। तो ये जो इसाबेल और जो फर्डिनैंड है वो दोनों क्या करेंगे? शादी करेंगे। और दोनों सामंत थे, और दोनों जब शादी करेंगे तो एक ताकतवर राज्य बनेगा उनका। क्या दो सामंत ताकतवर मिले तो एक और ताकतवर हो गए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब बाकी सामंतों को हराते हैं, अपन स्पेन को एक देश बनाते हैं, और किनको खदेड़ेंगे? फिर मुसलमानों को खदेड़ेंगे। तो यूरोप के अंदर पहला ऐसा देश था जहां से मुसलमानों को खदेड़ा। तो कहां से खदेड़ा था उन्हें? स्पेन से। ये राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण थे। समझ पा रहे हो ना? भावनाएं आ रही है कि हमारी भाषा बोलने वाले लोग हमारे साथ में रहें, हम में एकता की भावना है। आप लोगों में भावना आती होगी ना कि मंसूर वाला कहीं बाहर मिल जाता है तो उससे बात करने वाले से, किस गांव में रहते हो? कि हम इस गांव में। अरे मैं पास वाले गांव में ही रहता हूँ, ऐसे करके। अगर देश में कहीं जाओगे और मध्य प्रदेश वाला मिल जाएगा तो बोलोगे ना कि अच्छा आप यहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, अपन मध्य प्रदेश के ही हैं यार। और विदेश में जाओगे तो कोई भारतीय मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। वही भावनाएं यूरोप में भी है, जो राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारणों में से एक है। अब अपने को 2 चीजें और पढ़ना है, एक धर्म सुधार और जो नई नई खोजें हैं वो। देखो, धर्म सुधार को भी हल्का हल्का समझा रहा हूं। अपन कल इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले धर्म सुधार कहाँ स्टार्ट होगा? तो जर्मनी में स्टार्ट होगा। पर इस चीज को समझने की कोशिश करना, इसकी जड़ें पहले से फैल रही है। धर्म सुधार को समझने के लिए आपको ना यूरोप की धार्मिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति है, कौन है? पोप। कौन है?
ये यूरोप में धर्म का प्रमुख है। ऐसा मान सकते हो कि ये किसी शंकराचार्य जैसा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो पूरे यूरोप में ईसाई समाज के धर्म को रेगुलेट करता है। मतलब जो उसने कह दिया वो क्या हो गया, पत्थर की लकीर है। क्या उसने कह दिया यहाँ बैठना है तो यहीं बैठना है, उसने कह दिया ये नियम है तो वही नियम है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। ये कौन करता है, पोप। इसके नीचे कौन रहते हैं, तो बिशप रहते हैं। इसके नीचे आर्क बिशप रहते हैं। फिर इसके नीचे कौन रहते हैं, पादरी, फादर, जिसको बोलते हैं ना फादर, मूवीज में देखते होंगे आप लोग। ऐसा इनका क्रम बना हुआ है। इस समय मध्यकाल में ये लोग महाभ्रष्टाचारी हो गए हैं। इतने ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं कि दिन रात ये लोग क्या करते हैं, तो महिलाओं के डांस देखते रहते हैं। अथाह पैसा है इनके पास में, अथाह पैसा मतलब बहुत ज्यादा पैसा इनने इकट्ठा कर रखा है। अच्छा, इनको लोग पैसा क्यों देते थे, तो उनको लगता था कि ये गरीबों का कल्याण करेंगे, पढ़ाएंगे। पर ना तो इनको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, ना गरीबों का कल्याण करने में इंटरेस्ट है। इनको काय का शौक है, तो इनको महिलाओं के डांस देखना है। अच्छा, आप लोग देखना, होता क्या है कि जो ईसाई पादरी रहते हैं वो शादी नहीं करते हैं। जो मेन ऊपर चले जाते हैं तो वो शादी नहीं करते हैं। जो इनमें महिलाएं रहती है, जिसको सिस्टर बोलते हैं, वो भी शादी नहीं करती। क्यों शादी नहीं करती है, कि उसका ये मानना है कि जो ईसा मसीह है वो क्या है, मेरे पति है, और एक बार मेरी शादी होगी तो फिर दूसरे से कैसे शादी करूं, रहता है ना। वो ईसा मसीह क्या मानती है, अपना पति मान लेती है। पर ये लोग क्या कर रहे थे उस समय में, कि जो सिस्टर्स थी उनका उपयोग क्या के लिए करते थे, अपने भोग के लिए करते थे। उनके बड़े बड़े महल हुआ करते थे। जो पैसा लोगों के भले ही में जाना चाहिए था, वो किसके ऊपर यूज कर रहे थे, खुद के ऊपर। इनका नैतिक चरित्र बहुत गंदा था। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इनके पास अथाह धन है, जब लिखोगे इनकी विशेषताओं में कि इनके पतन का कारण क्या है, तो बहुत धन है। धन प्लस ये टैक्स भी नहीं देते हैं। राजा सबसे टैक्स लेता है, इनसे नहीं लेता। ये टैक्स लेते भी हैं, धार्मिक टैक्स। क्या धर्म के नाम पे देना पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा। कभी इस चीज के लिए ये बोलते चर्च बन रहा है, चर्च में पैसा देना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं, पैसे देते भी नहीं है। जब इतना पैसा लोग देखेंगे तो उनको बुरा तो लगेगा। राजा को भी तो अखरती होगी ना मन मन में, यार कितना पैसा है इसके पास में, यार काश ये पैसा मेरे पास में होता। युद्ध में भी नहीं दे रहा है हेल्प करने के लिए राजा की। समझ में आ रहा तुमको, पक्का ना? मेरे को बोल देना, नहीं तो मैं शुरू से समझा दूं। ये व्यवस्था है। आज भी आप भारत में व्यवस्था देखोगे ना, तो कुछ कुछ मिलती जुलती है। भले कितना ही बड़ा नेता हो, बाबाओं के आगे झुक जाता है, राइट। धोख लगा लेता है, बाबा जी आप आए, कितना ही बड़ा नेता हो। वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे कितना ही बड़ा राजा हो, पोप के आगे झुक जाता है, क्योंकि लोग धर्म में बहुत ज्यादा मानते हैं। इसने कुछ, इसके 7 संस्कार हैं इस धर्म के, मतलब ईसाइयों के कितने 7 संस्कार हैं। 7 सैक्रामेंट्स बोलते हैं इसको। पहला संस्कार क्या है, कि उनका बच्चा पैदा होता है ईसाइयों में, तो वो क्या करते हैं, उसको पवित्र जल में नहलाते हैं। आज भी देखते होंगे आप लोग, अगर किसी को ईसाई बनाएंगे तो उसको ऐसे पवित्र जल छिड़केंगे। अब बच्चा है तो उसको तो नहला देते हैं, गंगा जल। वो तो कोई सा भी जल ले आते हैं, बस ऐसा है कि वो मान लेते हैं कि यार ये ईसा मसीह का जल है, तो उससे पवित्र हो जाता है। कभी पूछेंगे भी सही कि वही कहाँ से ला रहे हो, टेप का वाटर है कि आरओ का है। बहरहाल कितने 7 संस्कार हैं। एक संस्कार ये होता है, एक संस्कार ये होता है कि जैसे कोई इनमें मर जाता है तो विलोपन संस्कार बोलते हैं। मेरे को सिर्फ इनका एक ही संस्कार सबसे बेस्ट लगता है। वो संस्कार ये है कि आप अपनी तकलीफें या फिर अगर आपने कोई सा पाप करा हो तो बता सकते हो। उसमें कैसा रहेगा कि सपोज मानो कि मैं कोई पाप करके आया हूं, या आपको मेरे को कोई से पाप बताना है, मैं क्या हूं, फादर हूं। मन में इंसान घुटता है ना, यार पाप करके आया, किसको बताऊं, किसको बताऊं। किसी को बता भी नहीं सकते हैं, बता दिया तो बात लीक हो जाएगी।
फंसने के चांसेस रहेंगे। कोई मर्डर करके आया है, कर दिया मर्डर, गलती से इच्छा से बस हो गया, बता पाओगे किसी को? भरोसा कर पाओगे? अच्छा घुटोगे भी सही, यार कैसे मैं किसी इंसान को मार सकता हूँ, मैं घुट रहा हूँ, रोज रोता हूँ, तो किसको बताओगे? ईश्वर को बताओगे? ईश्वर को सीधे सीधे ईश्वर तुम्हारी बात का जवाब तो दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए तुम किसको बताओगे? पादरी को बताओगे। ये जाली दिख रही है, ऐसी कुछ जाली होती है यहाँ बीच में, ये मान लो ये जाली है पूरी। इस साइड व्यक्ति बैठता है कमरे में जो बिल्कुल बंद रहता है, उस साइड पादरी बैठता है, और यहाँ से व्यक्ति अपनी समस्या बताता जाता है। पादरी उसको जज नहीं करता। जज नहीं करना मतलब एक राय नहीं बनाना किसी के बारे में कि यार ये तो होगा ही ऐसा, समझ रहे हैं? तो वो संस्कार अच्छा लगता है। बाकी ऐसे संस्कार है कि मरने के बाद में उन पे लेप करते हैं तेल का, विलोपन संस्कार बोलते हैं। फिर कुछ संस्कार इन्होंने अपने विशेष काय के लिए बना रखे, पादरियों के लिए बना रखे। तो इनमें एक संस्कार मैंने बपतिस्ता बताया था, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत थी। उसमें क्या होता है कि ब्रेड को क्या मान लेते हैं? ईसा मसीह का शरीर। वाइन को क्या मान लेते हैं? उनका खून। अब इन सब चीजों से लोगों को समस्याएं चालू हो गई। राजा को समस्या है कि चर्च के पास में धन बहुत ज्यादा है। चर्च मतलब ये पूरी व्यवस्था को चर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे अपन? चर्च। इस पूरी व्यवस्था को चर्च बोलेंगे। ऐसा मत सोचना चर्च का मतलब वो जगह है जहां पे एक चर्च तो वो होता है, पर इसमें चर्च का मतलब क्या है? पूरी व्यवस्था, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। पोप क्या बन रहे ज्यादातर? तो अपने बच्चों को बना रहे पोप। बच्चे भी कैसे? जो किसी की मां से अपने आप उत्पन्न हो गए हो। जो लोग ब्रह्मचारी हैं उनके बच्चे खेल रहे हैं वहां पे, नाच देख रहे हैं। ये काम रहते हैं क्या? पर वो सब कर रहे हैं। ये व्यवस्था समझ में आई? अब लोगों के दिमाग में क्या है? लोगों को पता है कि भ्रष्टाचारी है, हमको खाना नहीं दे रहे हैं, गरीबों को समझ में आ रहा है, राजा को समझ में आ रहा है धन नहीं दे रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। फिर एक घटना होगी, मैं बताऊंगा जर्मनी में कैसे घटना हो रही है कि यहाँ के पोप लुई 10 को अपना एक नया चर्च बनाना है। उस चर्च को बनाने के लिए पैसों की जरूरत है। पैसों के लिए वो क्या करेगा? लोगों से चंदा मांगेगा, उसके लिए एक पत्र निकलवाएगा और बोलेगा कि जो इस पत्र को खरीदेगा वो क्या होगा? स्वर्ग के जाने के लिए योग्य हो जाएगा, भले उससे कितने पाप कर रहे हो। इस पत्र से क्या होते हैं? पाप कम होते जाते हैं। फिर वहां पे ही जर्मनी में एक प्रोफेसर रहता है, वो जाके टूकेगा, बोलेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान कर्मों की बजाय कैसे तो इस पत्र को खरीदने से स्वर्ग या नरक दे दे। तो उसके जो शिष्य रहेंगे वो भी खुश हो जाएंगे। ऐसे करके अपन देखेंगे इनके बीच बहस चलेगी। राजा भी दोनों की साइड नहीं लेगा। सामंती व्यवस्था उस समय भी चल रही है, कुछ सामंत इसका साथ देंगे। तो अपन कोई मिला के किसको पढ़ेंगे? मार्टिन लूथर को पढ़ेंगे। यही व्यवस्था कहाँ देखेंगे अपन? एक बार इंग्लैंड में देखेंगे, वो दोनों के अंतर को समझेंगे। थैंक यू।